Hello everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. In this particular lecture series, we will be covering the entire polity syllabus for the UPSC CSE. So before we actually begin with our studies, let me first tell you all briefly कि हमारा plan of action क्या होगा. So मैंने जो entire ये कोर्स है इसको डिवाइड किया है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से. हालांकि बोथ सिलेबस जो है प्रीलिम्स और मेंस का बहुत ही ज्यादा ओवरलैप होता है, फिर भी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, प्रीलिम्स एंड मेंस. सो जब हम प्रीलिम्स की स्टडी करेंगे, पहले हम लोग ओवरऑल हम व्यू करेंगे इसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का पॉलिटी सिलेबस क्या है. आफ्टर डूइंग विद द सिलेबस वी विल देन बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर. तो यहाँ पे मैंने सिंस 2010 क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालिसिस करने के लिए स्टार्ट किया है. देयर इज नो नीड फॉर यू ऑल टू गो फॉर 90-95 क्वेश्चन पेपर्स, देयर इज उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. Once we are done with the syllabus and question papers, then we will be focusing on the NCERTs. अब बहुत ज़्यादा बच्चों बहुत ज़्यादा लोगों के एस्पिरेंट्स के डाउट्स होते हैं कि हम लोग ओल्ड NCERTs पढ़े या फिर न्यू NCERTs पढ़े. तो लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग, एक बहुत ही ज़्यादा मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, वो ये है कि ओल्ड और न्यू NCERTs में उतना ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है. द रीज़न वाई वी स्टार्ट विथ लर्निंग फ्रॉम NCERTs इज दैट कि हमको बेसिक आइडिया जो होती है सब्जेक्ट्स की वो मिलती है, क्योंकि हमारे जो मेन जो बुक्स होते हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया या फिर आपकी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गए, ये सारे बुक्स हैं, उनको हम वो हायर लेवल पे थोड़े से होते हैं, है ना. तो फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, जैसे कि आपके डॉक्टर्स वगैरह हो गए, उनको इतनी ज्यादा आइडिया नहीं रहती इस पॉलिटी वगैरह सब्जेक्ट्स की. तो फॉर देम व्हाट वी डू इज, बिकॉज ऑफ देम हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं. और आप लोगों की न्यू या फिर एनसीईआरटी में उसका कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता. जो भी आपके कंसेप्ट्स या फिर जो भी आपके पॉइंट्स किसी बुक्स में से छूट जाएंगे, जैसे कि आपने मान के चलिए कि आपने ओल्ड एनसीईआरटी से शुरू किया है, तो आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जो न्यू एनसीईआरटीज में नहीं होंगे, है ना. तो यू कैन डू दैट, यू कैन कवर देम विथ फ्रॉम योर बिगर जो बुक्स होते हैं आपके लक्ष्मीकांत जैसे, आप उसमें कवर कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग फ्लेवर उसमें डालेंगे करंट अफेयर्स का, बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट पॉलिटी विद दैट ऑफ द करंट अफेयर्स. तो हम लोग करंट अफेयर्स का भी उस पर इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ध्यान देंगे. आफ्टर कवरिंग द एंटायर प्रीलिम सिलेबस हम लोग आएंगे मेन सिलेबस पे. मेंस की जो स्टडीज होती है उसमें मैं यहाँ पे वन मोर एक पॉइंट ऐड करूंगी कि मैं आपको आंसर राइटिंग के भी टिप्स दे दूंगी, मतलब हाउ वी विल डील विद द आंसर राइटिंग थिंग्स. बिफोर दैट हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, मेंस का एनालाइज करेंगे. सेम वी विल डू विद द क्वेश्चन पेपर्स. उसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट अगर मैं आपको बताऊंगी, तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मीकांत लिया है, हम लोग जिसको यूपीएससी फ्रेटर्निटी हम उसको बाइबल कहते हैं पॉलिटी का. तो वी विल स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत, क्योंकि इट इज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, अनलाइक डीडी बासु जिनके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अच्छा बुक है बट थोड़ी लैंग्वेज उसमें से टफ है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर लक्ष्मीकांत. उसके बाद वी विल बी ऑल्सो फोकसिंग ऑन दी करंट अफेयर्स. नाउ हियर कम्स द मेन हमारा पार्ट होता है लेक्चर सीरीज का. हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर का हम लोग सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं. ओके, सो व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द सिलेबस, हम लोग पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग फोकस करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. आफ्टर दैट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 हो गया वगैरह वगैरह, जो भी एक्ट्स होते हैं हम लोग इस पे जाएंगे. वी विल देन लर्न अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फीचर्स भी हैं उसमें, और कौन कौन से अब तक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होने के बाद मतलब आफ्टर 1950 कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं उस पे भी हम फोकस करेंगे डिटेल में. We will also be focusing on the significant provisions and the basic structure. इसमें आपको मोटा मोटी जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि केशवानंद भारती केस, जो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे डिपेंड करता है, उस पे हम फोकस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. उसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं उस पे भी हम फोकस करेंगे. आफ्टर दैट चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, मेंटेन करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे मतलब पूरे गवर्नमेंट जो फंक्शनरी है उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे. देन डिवोल्यूशन ऑफ द पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरइन, मतलब कि लोकल लेवल पे हमारी पंचायती सिस्टम वगैरह है, उस पर हम फोकस करेंगे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं उस पर. जैसे कि उनको इंडिपेंडेंसी नहीं दी गई है, स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन द हायर अथॉरिटीज, और उनको कुछ डेवलपमेंट वगैरह करना होता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे. After that, we will have comparison of the Indian constitutional scheme with that of the other countries. Like we all know, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है.
तो उसी वजह से कौन कौन से हमने मतलब कौन कौन से देशों से हमने बोरो किया है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद वी हैव आल्सो बोरोड सम थिंग्स फ्रॉम सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द वैल्यूज फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट वी विल बी स्टडिंग इन पर्टिकुलर केस। After that, we are having separation of powers between the various organs, dispute and redressal mechanism and institution. यानी कि यहाँ पे separation of powers in the sense आपका legislature, executive and judiciary, उसको separation of powers and checks and balances उसमें issues हैं, वो हम लोग focus करेंगे, like how they exactly maintain with that, है ना। उसके बाद we will focus on the dispute redressal mechanism, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा होगा आपके प्रीवियस मतलब आप अगर केस लॉज उठाएं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में बहुत ज्यादा मतलब सुपीरियरिटी किसको ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेरल्स होते थे एंड स्पेशली होता था लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में। दैट वी विल बी लर्निंग इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द केस लॉज। ऑल्सो वी हैव पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग कैसे होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, वीटो पावर वगैरह वगैरह मतलब स्पीकर वगैरह, उसके बाद उस पर हम फोकस करेंगे। पावर्स ऑफ द स्पीकर है ना, राज्यसभा, लोकसभा, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, मतलब कि जो एमपीज होते हैं उनको कौन कौन सी पावर्स होती हैं, कौन कौन से उसके उनके पास प्रिविलेजेस होती हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल बता दूं तो एमपी जो होते हैं जब भी वो हाउस में होते हैं यानी कि लोकसभा राज्यसभा में, वो लोग जो भी कहते हैं उसको आप बाकी किसी के खिलाफ वो अगर कोई एलिगेशंस लगाते हैं तो दैट अदर पर्सन डोंट हैव द राइट कि आपने मुझे डिफेम किया है ये कह के वो केस नहीं डाल सकता। दिस इज वन ऑफ द प्रिविलेज विच द एमपीज हैव। ओके, सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, functions, responsibilities of various constitutional bodies। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं उस पे आएंगे आपके गवर्नर हैं, फिर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, बहुत ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो उनके पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि आपकी यूपीएससी भी इसी में आती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। After that, we will focus on structure, organization and functioning of the executive and the judiciary ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal association and their role in the polity, यानी कि आपके NGOs या फिर आपके पार्टीज जो होती हैं वो। Salient features of the representation of the People's Act, ये हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, it is very important. Government policies and interventions for the development in the various sectors and issues arising out of their design and implementation, इस पे फोकस करेंगे, it is very important again. Then statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies, welfare scheme of vulnerable sections of the population by the center, state and the performance of these schemes, mechanism, laws, institution and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। हम लोग ऑल्सो फोकस करेंगे हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको करंट अफेयर्स में भी ये सारा जो सिलेबस है वो कवर होगा। देन डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स जैसे कि आपके एनजीओज वगैरह होते हैं या फिर महिला मंडल जिसको हम कहते हैं वो, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, issues relating to the development and management of social sector, services relating to it, इस पे भी हम फोकस करेंगे। Now when it comes to this topic, issues relating to development and management of social sector and services relating to it, इसमें हम लोग ये चीज इंक्लूड करेंगे कि आपको मतलब जब गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसीज फ्रेम करते हैं तब उनको कौन कौन से डिफिकल्टीज आते हैं लेजिस्लेचर को कि वो इम्प्लीमेंट करने में। पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो पास होना पड़ता है फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट असेंट टू इट, ये सब होना पड़ता है। उसके बाद द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि पब्लिक से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट ना आ रहा हो, तो वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स इन डिटेल। नाउ द लास्ट पार्ट हियर व्हेन इन्वॉल्व होते हैं मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, यानी कि आपका डिजिटल इंडिया हो गया वगैरह वगैरह, ये सारे कंसेप्ट हम लर्न करेंगे। सिटीजन्स चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दैट and institutional and other measures।
Also, we will be dealing with the issues relating to poverty and hunger. This is a very important concept. Most of the questions आते हैं यहाँ से. And lastly, role of civil services in the democracy. Okay. So before we actually brief up with this particular lecture, I would like to tell you all कि हम लोग कौन कौन से बुक लिस्ट मैंने यहाँ पे बताऊंगी आपको. बहुत ही सिंपल है. न्यू एनसीईआरटीज मैंने ली है शुरुआत से, यानी कि 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड कवर करने के लिए हम लोग न्यू एनसीईआरटीज पढ़ेंगे. द नेम ऑफ द बुक्स आर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, 2 and 3, मतलब 6 से लेके 7 तक, इसमें 8 तक आपको इंक्लूड की गई है. देन वी हैव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें कि 9th और 10th स्टैंडर्ड कवर किया है. उसके बाद अगेन वी हैव अ न्यू एनसीईआरटी टू स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, जो कि 11th स्टैंडर्ड का है. देन वी विल बी फोकसिंग ऑन दी ओल्ड एनसीईआरटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, मतलब शुरुआत से बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से बताया है. उसके बाद वी विल बी फोकसिंग ऑन दी न्यू एनसीईआरटी अगेन, जिसमें कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम है बुक का, जो कि 12th स्टैंडर्ड का है अगेन. नाउ हियर कम्स द मेजर पार्ट. ओल्ड एनसीईआरटीज आपकी 12th स्टैंडर्ड की एक है, जो कि मैं स्किप नहीं करना चाहूंगी. वो है पॉलिटिकल साइंस. उसमें आपको की कंसेप्ट जो है वो उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं. एंड लास्टली एक अगेन है लास्ट का न्यू एनसीईआरटी मैंने यूज की है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 12th स्टैंडर्ड का. सो आई थिंक मैंने इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज का जानबूझ के मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया है, सो दैट यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट द एंटायर न्यू और एनसीईआरटी सिलेबस, मतलब न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटीज का आपको उसमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स. थैंक यू सो मच. बाय बाय.